शेखर ई स्टडी में आप सभी का स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, हमारे इस ऑनलाइन इंस्टीट्यूट के माध्यम से आप सभी को गणित और हिंदी विषय का आधारभूत तरीके से अध्यापन कराया जाता है, जिसमें कहीं अगर थोड़ी बहुत त्रुटि हो जाती है तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं और इस संबंध में आपके सुझाव आमंत्रित हैं। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, मैं शेखर स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल शेखर ई स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, समान हिंदी की कक्षाएं चल रही थी जिसमें हम शब्द रचना का अध्ययन कर रहे थे। शब्द रचना को मैंने 5 प्रकार से विभाजित किया था, जिसमें मैं रूप, विकार या बनावट के आधार पर शब्दों के प्रकार में बता रहा था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि विकारी और अविकारी शब्दों के भागों में तोड़कर। ठीक है, लगभग इसके 21 पार्ट आ चुके हैं। सारे पार्ट प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके अवश्य देख लीजिएगा। ठीक, रूप, विकार या बनावट के आधार पर 2 प्रकार से पढ़ना था, विकारी और अविकारी। विकारी में मैंने आपको संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, इन चारों चीजों को बता दिया था। क्रिया के बाद मैंने तुरंत वाच्य पढ़ाना शुरू कर दिया। ठीक है, तो संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, क्रिया के बाद विशेषण, विशेषण क्रिया से पहले मैंने पढ़ाया था, क्रिया के बाद मैंने आपको वाच्य बताया था। अब जो आपका चलेगा अविकारी चलेगा। अविकारी में आपको पढ़ना है क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और निपात को। ये जो आपको अविकारी में क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक होते हैं, इन्हें अव्यय कहते हैं। ठीक है, इन्हें क्या कहते हैं? अव्यय। ये अव्यय के पार्ट हैं। आप कह सकते हैं क्रिया विशेषण अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, विस्मयादि बोधक अव्यय। हालांकि निपात भी अव्यय में आता है, लेकिन कुछ भिन्नता होती है, इसलिए मैं इन चारों को ले रहा हूँ। निपात को आपको अलग से बताऊंगा। ठीक है, तो ये ग्राफ आपने पहले के पार्टों में भी देखा होगा। जब मैं रूप, विकार या बनावट के आधार पर चर्चा शुरू करने वाला था तो ये ग्राफ मैंने बताया था। मैंने इन सारी चीजों की चर्चाएं की, साथ ही साथ क्रिया के साथ मैंने क्या बताया था आपको? वाच्य बताया था। क्या? वाच्य। तो ये पांचों पार्ट आप पढ़ चुके हैं। आज से शुरू होगा आपका अव्यय। ठीक, अव्यय का समान परिचय जानेंगे, फिर एक एक करके देखेंगे क्रिया विशेषण अव्यय क्या होता है, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, ये अवयव किस प्रकार से विभाजित हैं और उनकी पहचान किस तरीके से की जा सकती है। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं। आज का जो टॉपिक होगा वह होगा अव्यय। देखिएगा, अव्यय। ठीक है, अव्यय मतलब नाम से ही स्पष्ट है, जिसका व्यय न होता। अव्यय है मतलब जिसमें कोई विकार न उत्पन्न हो, जो अपरिवर्तित रहे। अव्यय मतलब वह व्यय न हो, मतलब उनमें कोई विकार न उत्पन्न हो, अर्थात वह अपरिवर्तित हो, उसमें कोई परिवर्तन न हो, उसमें न लिंग, वचन, कारक, इन सारी चीजों का कोई प्रभाव न पड़े, उसका एक अपना स्वतंत्र अर्थ हो, वही अव्यय होता है। ये व्याकरण में शुद्धता लाने के लिए, उसके अर्थ को और सुनिश्चित करने के लिए अव्यय का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो अव्यय आप जानते रहिए, जिसमें कोई विकार नहीं उत्पन्न होता। जो अव्यय है मतलब जिसमें कोई विकार नहीं होता, अपरिवर्तित रहता है, इसका अपना एक स्वतंत्र अर्थ होता है, इसमें लिंग, वचन, काल, कारक, इन सारी चीजों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वही अव्यय है। इन सारी चीजों को मैंने आपको लिख दिया है, आप इसे नोट कर लीजिएगा। अधन व्यय, ये विच्छेद किया गया, अर्थात जो व्यय ना हो। ऐसे शब्द जिनमें लिंग, वचन, कारक आदि के कारण कोई विकार नहीं उत्पन्न होता, मतलब इन सारी चीजों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तो वह क्या होता है? अव्यय शब्द कहलाता है। अव्यय सदैव अपरिवर्तित होते हैं या इन्हें अविकारी भी कहते हैं। ठीक है, या आप कह सकते हैं ये स्वतंत्र अर्थ देते हैं, मतलब इनका एक अपना अर्थ होता है। जिस प्रकार संज्ञा, सर्वनाम इस तरीके का ना, तो अव्यय का भी अपना एक अर्थ होता है। जैसे जब, तब, अभी, उधर, वहां, उधर। अब देखिए, इन सारे जो शब्द लिखे गए इन पे लिंग, वचन, काल, कारक, इन सारी चीजों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है, कब, क्यों, वाह, आह, और, तथा, किंतु, परंतु, बल्कि, इसलिए, अतः, तब, चूंकि, कभी भी, जल्दी, साथ, ओह, अरे, ये सारे जितने शब्द हैं, इससे भी ज्यादा है, मैंने आपको उदाहरण के थ्रू यहाँ पे समझाने का प्रयास किया है। तो ये सारे शब्द अगर आते हैं तो ये अव्यय होते हैं। आगे अव्यय के विभाजन में इनके प्रकारों को आप देखेंगे कि किस तरीके के ये अव्यय हैं। ठीक है, तो जैसे आप उदाहरणों के माध्यम समझिएगा कि कैसे अव्यय प्रयोग हुआ है। जैसे लिखा है कि मोहन धीरे धीरे चलता है, मोहन धीरे धीरे चल रहा है, तो ये धीरे धीरे शब्द क्या है? अव्यय है। इस पे लिंग, वचन, कारक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ये अपरिवर्तित रहेगा, चाहे यहाँ राधा धीरे धीरे चल रही है या मोहन धीरे धीरे। देखिए, राधा धीरे धीरे चल रही है हो जाएगा, लेकिन ये यूं ही रहेगा, जैसे मोहन के साथ है वैसे ही राधा के साथ रहेगा। सीमा प्रतिदिन पढ़ती है, राम प्रतिदिन पढ़ता है, उमेश प्रतिदिन पढ़ता है। तो ये सारे शब्द क्या है? ये अव्यय है, अविकारी है, इनमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। इधर उधर मत जाओ। अब ये शब्द इधर उधर
किसी भी वाक्य में आएगा, ज्यों का त्यों रहेगा, इसका एक अपना ही स्वतंत्र अर्थ है, यह अविकारी है। तो ये क्या है? अव्यय शब्द है। ये तीनों क्या है? अव्यय शब्द है। इसी तरीके से आपको वाक्यों में अव्यय मिलेंगे। ये जितने शब्द जब तब अभी इधर वहां, ये जितने शब्द लिखे गए हैं ये सारे अव्यय में आते हैं। इससे भी आगे हैं और शब्द आपको मिलेंगे जैसे जैसे आप उदाहरणों को देखते चलेंगे। ठीक है, तो अव्यय का ये सामान्य परिचय हुआ। ये अगर आप अव्यय के परिचय को जानते हैं तो किसी भी वाक्य में आपको अव्यय ढूंढने में बहुत आसानी होती है। ठीक है, जैसे जैसे मैंने आपको बताया है, तो इस तरीके से आपको वाक्यों में अव्यय मिलेंगे। अब आइए अव्यय के प्रकार देख लेते हैं। अव्यय मुख्यतः देखिए 4 प्रकार के होते हैं, एक एक करके उनको आपको देखना है, वहां से आपके प्रश्न परीक्षाओं में बनते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं अव्यय के प्रकार। क्रिया विशेषण अव्यय। ठीक है, देखिए क्रिया विशेषण अव्यय, अव्यय के विभाजन में पहला प्रकार मैं आपको बता रहा हूं, क्रिया विशेषण अव्यय। ऐसे अव्यय जो क्रिया की विशेषता बताते हैं वे क्रिया विशेषण अव्यय कहलाते हैं। ठीक है, नाम से ही स्पष्ट है, क्रिया विशेषण अव्यय मतलब क्रिया की विशेषता बताने वाला जो शब्द होगा वह क्रिया विशेषण अव्यय होगा। ऐसे शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते हैं वह क्रिया विशेषण अव्यय होते हैं। ठीक है, ये शब्द क्रिया के पहले लगते हैं और ये शब्द केवल और केवल क्रिया की ही विशेषता बतलाते हैं, तो वह क्रिया विशेषण अव्यय होते हैं। जैसे मैंने आपको पहले भी उदाहरण दिया था, अभी आप समझने का प्रयास करिएगा। मोहन धीरे धीरे दौड़ता है। ये देखिए ये शब्द जो आया है धीरे धीरे, ये क्या है? इस दौड़ने मतलब दौड़ना क्या है? क्रिया है। इसकी विशेषता बता रहा है कि किस तरीके से दौड़ता है, धीरे धीरे दौड़ता है, तेज दौड़ता है, ये विशेषता बताता हुआ शब्द है। ये किसकी विशेषता बता रहा है? दौड़ना, क्रिया की विशेषता बता रहा है। तो ये क्या होगा? क्रिया विशेषण अव्यय के तौर पर आएगा, क्योंकि यह अपरिवर्तित है। ये चाहे जिस फॉर्मेट में आएगा, इसमें लिंग वचन कारक का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो क्रिया की विशेषता बताने वाला शब्द क्या होता है? क्रिया विशेषण अव्यय होता है। जैसे विनोद अचानक आ गया, तो आना क्या है? क्रिया है, लेकिन अचानक शब्द जो लगा है यह इस क्रिया की विशेषता बता रहा है। तो ये अचानक क्या हुआ? क्रिया विशेषण अव्यय हुआ। यह अपरिवर्तित शब्द है, यह चाहे जिस वाक्य में आएगा यह अपरिवर्तित रूप रहेगा, इसमें लिंग वचन कारक का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, रमेश शीघ्र आओ, आना भी यहाँ बुलाया जा रहा है, ये क्रिया है, लेकिन क्रिया की विशेषता यह क्या बता रहा है? शीघ्र शब्द। तो शीघ्र क्या है? क्रिया की विशेषता बता रहा है, इसलिए क्या है? क्रिया विशेषण अव्यय है। तो ऐसे अव्यय शब्द जिसके द्वारा क्रिया की विशेषता बताई जाती है वह शब्द क्रिया के पहले आते हैं, वह क्रिया विशेषण अव्यय होते हैं। ठीक है, जैसे आप 3 उदाहरणों के माध्यम से समझे। तो यह क्रिया विशेषण अव्यय मतलब क्रिया की आगे आके क्रिया की ही विशेषता बताएंगे, तो वो क्रिया विशेषण अव्यय होंगे। क्रिया विशेषण अव्यय 4 प्रकार से होते हैं, कालवाचक, रीतिवाचक, स्थानवाचक और परिमाणवाचक। तो इनकी भी चर्चाएं करनी है। क्रिया विशेषण अव्यय के भेद, कालवाचक, रीतिवाचक, स्थानवाचक, परिमाणवाचक। ठीक है, इन सारी चीजों की चर्चा अगले पार्ट में हम करेंगे। जितना आज आपको अव्यय के बारे में बताया गया उसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा। अव्यय के भेद जो मैंने लिखे उसके ग्राफ बना लीजिएगा और एक एक करके हम क्रियावाचक, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, ये सारे अवयवों को समाप्त करेंगे। उसके बाद हम निपात को देखेंगे। ठीक है, आज के पार्ट में फिलहाल इतना है।